अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। ओके, हमने पी टाइप और एन टाइप पढ़ लिया, तो आई थिंक इसका नेक्स्ट पार्ट आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, आई थिंक थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा बिकॉज इसमें एक दो डायग्राम है, आई थिंक वो हम बनाएंगे, तो आई थिंक ऊपर मैं साथ में रखूँ। ओके, करूँ स्टार्ट? ठीक है, चलो PN junction and the diode formation. When a P-type semiconductor is joined to a N-type semiconductor, such that the crystal structure remains continuous at the boundary, the resulting arrangement is called as the PN junction diode. There are two processes in the PN junction. The one process is known as the diffusion, and the second process is known as the ट्रिप। अब एक चीज समझनी ये है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर के आई थिंक दो टाइप है। ओके, नहीं गलत, सेमीकंडक्टर के दो टाइप जो है उसमें एक है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, और दूसरा है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर दो टाइप है, एक पी है और एक एन। तो अगर मैंने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को साथ में लेके जॉइंट किया, तो वो जॉइंट होने के बाद जो चीज क्रिएट होगी वो है पीएन जंक्शन, जो बाउंड्री होगा वहां पे, और उस डिवाइस को हम डायोड नाम देंगे। ओके, नाउ एक चीज समझो, ये प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि तुमने पी टाइप लिया, एन टाइप लिया, बीच में फेविकॉल लगा, जॉइंट किया, ये समझा? इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज इसके लिए पूरा एक प्रोसेस होगा, मशीनरी होगी, जिसके थ्रू ही आप पी और एन को एक साथ ज्वाइन कर पाओगे। फिर यहाँ पे लिखा भी है कि कंडीशन है कि आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा का पूरा कंटिन्यूस रहना चाहिए। ओके, जब आप पी और एन को ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ चीज क्रिएट होगा। यहाँ पे होगा एक जंक्शन, ये होगा पी और ये होगा आपके पास एन। नाउ पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? हाँ, क्योंकि नाम से ही समझ में आया, P पॉजिटिव है, N नेगेटिव है। P में मेजॉरिटी क्या होते हैं? होल्स, और N में मेजॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये सही है? अब क्या होने वाला है समझो। पहला प्रोसेस है जिसको हमने क्या नाम दिया? डिफ्यूजन। लेट्स अंडरस्टैंड। इट अकर्स फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। समझना है, डिफ्यूजन इज स्पेसिफिकली अ प्रोसेस फॉर विच चार्ज कैरियर्स? मेजॉरिटी। ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे ज्यादा क्या है? होल्स। यहाँ पे ज्यादा क्या है? तो देयर इज अ काइंड ऑफ ग्रेडियंट, है ना? यहाँ पे ज्यादा होल्स है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली इस जंक्शन के आर पार माइग्रेशन होगा। कुछ समझा? मतलब बैलेंस आउट करने का ट्राई करता है। होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, and electron diffuse from क्या? N side to P side, है ना? It's like ये migration होता रहेगा। The direction of the diffusion current, now समझना, the direction of which current? Diffusion current is from which side to which side? P side to N side. That is very logical, क्योंकि P पे होल्स है तो होल्स यहाँ पे जाएंगे, and positive हमारा conventional current is always positive to negative, तो इसीलिए क्या होगा? होल्स यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे। ओके,
drift. It occurs for, next is लिखा हुआ कौन से carriers? Minority charge carriers. So drift is mainly for minority charge carriers due to the electric field in the which region? So there is a new word called as depletion. Depletion region word समझने के लिए पहले diffusion process को again understand करना पड़ेगा। अंकित सर, अगर मान लो यहाँ से होल्स लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जाते जा रहे हैं, फिर प्रोसेस कब तक होगा? मतलब इनडेफिनेटली तक होगा या कोई पॉइंट के बाद रुक जाएगा? तो इट विल बी लाइक दिस कि यहाँ के होल्स जब यहाँ पे जाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे है ना एक काइंड ऑफ इमेजिनरी बैरियर जैसा क्रिएट करते जाएंगे, क्योंकि क्या होते जाएंगे सारे होल्स यहाँ पे जंक्शन के ये साइड पे अपना काइंड ऑफ एक वॉल बनाते जाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो ये साइड पे वॉल बनाते जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये होल्स ये साइड पे नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज अब यहाँ के जो सारे होल्स है जो जा चुके हैं ना, वो काइंड ऑफ उसको अब रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स अब ये साइड पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये साइड के इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ये साइड के इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पे रिपेल करेंगे। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे बनेगा एक रीजन जिसको हम बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। क्या नाम दिया जाएगा? डिप्लीशन मतलब डिप्लीटेड ऑफ चार्जेस। डिप्लीशन मतलब खाली काइंड ऑफ। ये अब एक बैरियर क्रिएट करता है। बैरियर मतलब समझते हो, अभी वॉल बना था वही। ये बैरियर जो है ना, ये बैरियर अब है ना इसको यहाँ से यहाँ पे जाने से रोकेगा। क्योंकि ये रोक रहा है इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बनेगा। क्या क्रिएट होने वाला है? एंड दिस पोटेंशियल बैरियर की एक स्पेसिफिक वैल्यू फॉर सिलिकॉन द वैल्यू इज 0.7, फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3। नाउ अंडरस्टैंड दिस। हम लोगों ने एक फॉरबिडन गैप पढ़ा था, वो अलग था, है ना, वो अलग था। जर्मेनियम के लिए वो 0.7 था और सिलिकॉन के लिए वो 1.1 था, पर उसमें जो यूनिट था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ये प्रॉपर वोल्ट है, वो एनर्जी है, तो एनर्जी गैप बोला है, ये पोटेंशियल बैरियर बोला है। तो ये क्या है? पोटेंशियल, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और उसकी जो बैटरी है ना, ये काइंड ऑफ ऐसी है, ये साइड पे पॉजिटिव, ये साइड पे क्या है? नेगेटिव। तो एक इमेजिनरी बैटरी ऐसी है, कुछ समझी? ये आपकी इमेजिनरी बैटरी। आर यू गेटिंग दिस? पक्का ना? ओके। तो सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट। अब ऐसा हो गया है कि ये आप कंडक्शन प्रोसेस में नहीं जा सकता अपने आप का मतलब ये है क्योंकि अभी किसी पोटेंशियल बैरियर बन चुका है तो कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में आपका पीएन जंक्शन डायोड नो कंडक्टिंग मोड में। ये क्लियर है? अगर तुम्हें कंडक्शन स्टार्ट करना, मतलब तुम्हें चाहिए कि इसमें करंट हो, then there is one process by which you can do it by applying some kind of external force. Got the idea? If you apply external force, तो ये वाला पोटेंशियल बैरियर अगर धीरे धीरे कम हो और टूट जाए तो डेफिनेटली कंडक्शन स्टार्ट होगा। ये समझा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बाहर से एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? बैटरी। अब उसके लिए आने के लिए अब आते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के लिए क्या बोला? इट अकर्स फॉर क्या? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन। अच्छा, कैन यू गेस व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन? ऐसा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम, क्या लिखा है? पी साइड टू एन साइड। होल्स ड्रिफ्ट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड ऑफ द जंक्शन। सर ये कुछ गलत नहीं लिखा हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे याद रखना ड्रिफ्ट इज बिकॉज ऑफ विच चार्ज कैरियर? एन में कौन से चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी होते हैं? होल्स। कौन से होते हैं? होल्स। और पी में कौन से माइनॉरिटी होते हैं? इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग आप समझेगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम कौन से कहां से जाएंगे? पी साइड टू एन साइड। ये क्लियर है ना? क्योंकि ये साइड पे इलेक्ट्रॉन जो बचे कुछ है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये साइड पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर। वैसे ही यहाँ के होल जो बचे कुछ है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? तो यहाँ पे कंडक्शन अगर हो भी रहा होगा तो किसकी वजह से हो रहा होगा? माइनॉरिटी। बट डोंट यू थिंक माइनॉरिटी इज वेरी लेस, तो टेक्निकली नेग्लिजिबल करंट से हो रहा होगा। ये समझा?
दिस इज द प्रोसेस। अभी तक हमने सिर्फ पीएन जंक्शन बनाया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। जो अभी मैंने पढ़ा है ना, जो बोला ये सब पता है, ये आई थिंक यहाँ पे इसने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्रिफ्ट टू द रिस्पेक्टिव मेजॉरिटी साइड, डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम n to p opposite to that of the क्या डिफ्यूजन करंट। आई थिंक मैं बता चुका हूँ, डिफ्यूजन करंट डायरेक्ट फ्रॉम p to n and drift current direct from n to p. Initially diffusion current is large and drift current is small. As the diffusion process continues, the electric field strength increases and drift current ये आगे नहीं लिखा है, बेसिकली बोला जा रहा है कि ये दोनों इक्वलाइज होने का ट्राई कर रहे हैं। This process continues until the diffusion current equals क्या the drift current. Thus a PN junction is formed. In a PN junction under equilibrium, that is the word, under equilibrium, there is no net current. इसका मतलब है I drift का मैग्नीट्यूड इक्वल टू I diffusion. सर वो जब भी ड्रिफ्ट करंट पास होता है तभी वो बॉल को इतना स्टडी नहीं रहता, तो इधर से उधर बॉल पे जा सकते हैं। इसीलिए वो क्या बोलता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है बेटा, मान ले कि मेरे पास ये सिचुएशन है, स्टार्टिंग में एक सिंगल लाइन है, ये साइड पे P है, ये साइड पे N, बराबर। नाउ एक प्रोसेस चल रहा होगा डिफ्यूजन, जहाँ पे होल्स यहाँ से यहाँ पे जा रहे होंगे और यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, तो ये मेरा कौन सा करंट हुआ, डिफ्यूजन करंट। उसी टाइम पे देयर इज अनदर प्रोसेस ऑनगोइंग जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में क्या हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे करंट जा रहा होगा। सो इनिशियल स्टेज में ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, आर यू गेटिंग, या एक्चुअली उल्टा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, क्योंकि माइनॉरिटी को अभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मेजॉरिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होगा कि ये और ये अच्छा खासा जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। जब जंक्शन क्रिएट हो गया तब फाइनली ये स्टॉप कर देंगे। जब ये स्टॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आगे एक्सैक्टली सेम हो जाएंगे। उस केस में आपका अब पीएन जंक्शन कंडक्ट करना बंद कर देगा। सो देयर इज नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, देयर इज नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो अब ये जंक्शन को क्रॉस करके जा सकता है एज ऑफ नाउ। अभी आगे हम कुछ प्रोसेस करेंगे तो बढ़ेगा। तो बैरियर जैसे ही बन जाएगा वैसे वो जीरो हो जाता है। परफेक्ट। उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो 0.7 वोल्ट पे पहुंचना सिलिकॉन के लिए इक्विलिब्रियम और जर्मेनियम के लिए 0.3 पे पहुंचना। तो जब तक 0.7 तक नहीं पहुंचता ना तब तक ये डिफ्यूजन ड्रिफ्ट दोनों होता है। अभी समझ गया? ओके सर, बट आपने अभी बोला कि ड्रिफ्ट तो नेग्लिजिबल है, बट स्टार्टिंग में होता है। अभी जब हम कंडक्शन स्टार्ट करेंगे ना तब देखेंगे ड्रिफ्ट की वजह से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, अच्छा जाओ कंटिन्यू करो। अच्छा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन चेक करो कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर। एंड वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमने चेक करो, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, डोपिंग, टाइप ऑफ मटेरियल। अच्छा, एक तो चीज समझ गया, टाइप ऑफ मटेरियल क्यों, क्योंकि मैंने बताया सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो अलग अलग है। सेकंड किस पे बात करा है ना, तो आई थिंक तुम्हें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज आ जाएगा, है ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला, विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, रूट ऑफ डोपिंग। पर ऐसे सिंपलिसिटी में याद रखना है दोनों का इनवर्स रिलेशन, रूट याद नहीं रखोगे चलेगा, विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, ये भी चलेगा। डोपिंग बढ़ने पे विड्थ कम होगा, तो जितना ज्यादा डोपिंग होगा उतना ही कम विड्थ होगा। तो अगर तुमने दोनों का डोपिंग ज्यादा रखा है तो ये जो यहाँ पे मतलब जो जंक्शन है वो यहाँ पे आता है, और तुम जितना कम डोपिंग करोगे उतना ये यहाँ पे। तो आगे जाके जब डिफरेंट टाइप के डायोड्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो जिसमें भी हेवीली डोप्ड वर्ड आए तो याद रख लेना कि उसका वेट जो है वो बहुत कम होगा, मतलब आप इसको इजीली तोड़ पाओगे। दैट्स द पॉइंट, ये समझा? ओके, आगे जाते हैं, पढ़ते जाओ। द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन which have no free electron and holes are known as depletion layer as shown in the diagram. I think ये आपका डिप्लीशन जो आपने बनाया था उसमें P में पॉजिटिव चार्ज था ना, बराबर। P में नहीं, मैंने सही बनाया, P साइड पे नेगेटिव बनाया था और N साइड पे पॉजिटिव बनाया, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने वो भी दिखाया था बैटरी का
जो पोलैरिटी आएगा वो ऐसा होगा। सही। हाँ डिप्लीशन रीजन के बाहर जाता ही नहीं है, उधर ही स्टेबल है। बराबर, ठीक है। हाँ, width of the depletion layer is 10⁻⁻⁶ meter. As doping increases, depletion layer decreases. As temperature is increased, depletion layer also increases. PN junction is non-ohmic due to the non-linear relation between I and I. हाँ, इसका रीजन मतलब ये जो लाइन है ये अभी 1-2 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। पोटेंशियल बैरियर आई थिंक मैं ये वैल्यू बता चुका हूँ 0.3 और ये क्या लिखा है 0.7। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो जनरेट होती है वो रफली कितनी होती है? फिर छोटा सा एग्जांपल लिया है V/D करके, इन्होंने लिया है V को 0.5 लाइक एवरेज कर दिया, 0.3 0.7 का एवरेज कर दिया है ना, 0.5 अपॉन जो डिफरेंस है वो रफली 1 माइक्रोमीटर है, तो 10⁻⁶ का। तो ये फील्ड कितनी कर रहा है रफली क्रिएट 10⁵ वोल्ट पर मीटर, तो इतनी फील्ड क्रिएट कर रहा है एज ऑफ नाउ PN junction। क्लियर? This field prevents the respective majority carrier from crossing the barrier region। ये फील्ड इसको प्रिवेंट कर रहा होगा। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि if I want to break the potential barrier, I will require some external help. That help is known as the process of biasing। उसको हम क्या बोलना चालू करेंगे? Biasing। What is biasing? A semiconductor diode is basically a PN junction with metallic contacts provided at the end। ये आपके मेटालिक कॉन्टैक्ट है for the application of an external voltage. It is a two-terminal device and the symbol of PN junction diode is, आपसे याद करना, it's like this and this and this. This is a PN junction diode। इसमें याद ये रखना है कि आपके पास ये जो लाइन है ना, ये जहां पे भी ये लाइन दिखे वो आपका नेगेटिव साइड है। ओके, ये जहां पे भी लाइन दिखे वो कौन सा साइड है आपका? नेगेटिव। ऑटोमेटिकली ये कुछ हो जाएगा पॉजिटिव। बायसिंग में आप करोगे क्या? आप डायोड के साथ बैटरी कनेक्ट करोगे। क्या कनेक्ट करोगे? एक्सटर्नल बैटरी करोगे। अच्छा, कितने लोगों ने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किया? इसमें डायोड का एक्सपेरिमेंट आया था। 12th में शायद नहीं आता बट 11th में आना चाहिए, या पता नहीं। ओके, चलो, अगर डायोड का एक्सपेरिमेंट आता है ना तो उसमें जनरली क्या करते हैं, डायोड के साथ तुम बाहर की बैटरी कनेक्ट करते हो और ये बैटरी में देयर आर टू पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, यू कैन कनेक्ट बैटरी लाइक दिस। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यू कैन कनेक्ट बैटरी लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले अगर मैंने ऐसे कनेक्ट किया जहां पे प्लस इज कनेक्टेड टू एंड द माइनस इज कनेक्टेड टू, that kind of connection is known as forward biasing। So what is a forward bias device? It is nothing but जब तुम PN junction diode को बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट करोगे, the positive polarity of P is connected to the, तो यहाँ पे फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, positive does not mean always positive। Positive means higher potential, पॉजिटिव मीन नेगेटिव मीन क्यों? अंकित सर ऐसा आप क्यों बोलना चाह रहे हो? द रीजन इज दिस। चेक करो, पॉजिटिव को मैंने क्या कनेक्ट किया है -2 और नेगेटिव को क्या कनेक्ट किया है -7। पॉजिटिव इज एट -2 एंड नेगेटिव इज एट -7, बट -2 इज ग्रेटर देन -7। यस, तो अभी भी ये फॉरवर्ड, समझा? तो आई एम नॉट सेइंग दोनों नेगेटिव है तो ये कोई बायस नहीं है, अभी भी फॉरवर्ड बायस में, प्रोवाइडेड द पॉजिटिव शुड बी एट हायर पोटेंशियल कंपेयर्ड टू द नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस। आई थिंक दैट लॉजिकल। रिवर्स बायसिंग में क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा? उल्टा। आई थिंक दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। द पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल एंड द नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल, दैट इज नोन एज द रिवर्स बायस। वो यहां पे लिखा है। ओके, तो अभी हमें देखना ये है कि डायोड फॉरवर्ड में कैसे काम करता है और डायोड मतलब रिवर्स में कैसे काम करता है। सो टू अंडरस्टैंड दिस, चेक करो, सबसे पहले हमने क्या किया है? फॉरवर्ड बायस। इफ वी अप्लाई अ वोल्टेज V such that P side is positive and N side is negative, ऐसा the applied voltage is opposite to the junction barrier potential। Do you agree with me? ये स्टेटमेंट है, जो अप्लाई वोल्टेज हो रहा है वो बैरियर पोटेंशियल से ऑपोजिट चल रहा है। क्या आप एग्री करोगे? क्यों? क्योंकि आपका बैरियर पोटेंशियल का वोल्टेज ऐसा है
मतलब इट इज लाइक दिस, अभी बनाया था, और जो आपने अप्लाई किया है वो ऐसा है, हाँ है ना। सो अप्लाई ये है और ये आपका एक्चुअल है। तो अब क्या होने वाला है, द एक्सटर्नल वोल्टेज अंदर वाले वोल्टेज को ओवर पावर करेगा। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे ना, तो धीरे धीरे ना ये पोटेंशियल जो है ना, बैरियर जो था ना, वो कम होना स्टार्ट होगा। सो चेक करो, ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर, क्या लिखा है, डिक्रीजेस, जंक्शन विड्थ also decreases, so more magnetic carrier will be allowed to flow across the junction. It means the current flow in principally due to which charge carriers, majority charge carriers, and it is in the order of milliampere. This particular phenomena is known as what, forward bias. Current इसमें किसकी वजह से flow हो रहा है by the way, और majority के लिए कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल थी, प्रोसेस डिफ्यूजन। तो इसीलिए फॉरवर्ड बायस में कौन सा करंट ओवर पावर करता है, डिफ्यूजन, कंपेयर टू विच करंट, रिवर्स। तो डिफ्यूजन विल ओवर पावर करंट। ये समझा। सो अगर लॉजिकली चले, मान लो कि यहाँ पे मैं V प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, I। सोच समझ के आंसर है। मैं बात कर रहा हूँ सिलिकॉन के बारे में। अगर वोल्टेज 0 है, क्या आपको लग रहा है कि कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, नहीं, ठीक है। वोल्टेज मान लो मैंने 0.1 किया, कितना किया, कुछ करंट फ्लो होगा। तो मे भी आप ऐसा बोल सकते हो कि सर अंदर का पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.7, तुमने कितना अप्लाई किया है, 0.1, तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना हुआ, 0.6। ये समझा कि मैंने 0.1 दिया है, ये 0.7 दिया था, तो मैंने 0.1 कैंसिल कर दिया, तो अभी कितना हुआ, 0.6। तो हो सकता है कि पहले तो कुछ भी ना करा, अब शायद थोड़ा बहुत चालू करे, बट इफेक्टिव अभी भी काफी 0 होगा। ये क्लियर है। तो ऑलमोस्ट ये 0 होगा। उसके बाद 0.2 स्लाइड बढ़ेगा। ये कब तक होना चाहिए, तो 0.7 तक ना कुछ अच्छा चलेगा, कुछ समझा। जैसे ही 0.7 को क्रॉस करेगा, डू यू एग्री विद मी, अब इट इज लाइक नथिंग, इट्स सिंपल कंडक्टर। वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ाना चाहिए। क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अब काइंड ऑफ फॉलो हो सकता है। तो अब इस पॉइंट से वो ऐसे जाएगा। ये समझा। अब बताओ, अगर ये ओमिक होता तो ऐसे जाता, वो डायरेक्ट ऐसे जाता। अब ये ओमिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक कर्वेचर है, इसके बाद ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। अरे कुछ समझा। इसलिए पार्शियली ओमिक भी बोलते हैं इसको। बाय पार्शियली ओमिक, क्योंकि यहां से यहां तक वो ओमिक बिहेव करता है ऑलमोस्ट। अगेन ये जब आप इसका डेरिवेशन करते हो आगे जाके एग्जैक्ट ये वापिस नहीं, ये थोड़ा कर्वेचर में ही जाता है, स्टिल काफी हद तक ये जाएगा। ये समझा। दिस पर्टिकुलर वोल्टेज henceforth will be known as, क्या बोला जाएगा, नी वोल्टेज। कैन यू टेल मी व्हाई? इट एक्चुअली लुक्स लाइक योर नी। ये समझा, पैर का जो नी है ना, वो नी की तरह जाता है, तो इसीलिए इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। वो नी वोल्टेज की वैल्यू वही 0.7 और 0.3, वहीं से वो कटिंग होता है, ठीक है। अच्छा, ये समझा पक्का। चलो इस पे आ जाओ, ये आपका रिवर्स बायस है। इफ वी अप्लाई वोल्टेज V such that P side is negative and N side is क्या लिखा है, positive, the applied voltage is in the same direction as the junction barrier potential. Do you agree with me? तो अब ये और ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ ये चीज को वो बढ़ाता रहेगा। तो अब क्या होगा, ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर जंक्शन इंक्रीजेस, width also increases, so no majority carrier will be allowed to flow across the, majority flow नहीं कर सकता, पर कौन कर सकता है, only minority carrier will be drifted. It means the current flow is principally due to which charge carrier, minority charge carrier, and it is very very small, order of कितना होता है, कितना होता है, माइक्रो एम्पियर। This bias is called as which bias? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स बायस। By the way, Ankita, can we plot a graph of this? So यहाँ पे V और यहाँ पे R, ये सही है। अब बताओ, 0 पे तो 0 ही है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा क्या? आप बोलोगे सर वैसे नहीं बढ़ेगा, पर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। वो बढ़ते 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 भी एक लेवल पे आएगा,
एंड फिर ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मान रहे हैं कि जब एग्जॉस्ट हो जाएगा ना सारे, तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरफ जाएगा, तो सैचुरेट होगा, ये समझा? और फिर कुछ नहीं। ये आई आपका कौन सा है? माइक्रो एम्पियर। ऊपर में क्या था तब मैंने बनाया था, आई लिखा था, है ना? क्या लिखा था? मिली एम्पियर। चलो एक काम करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स को साथ में प्लॉट करते हैं। साथ में प्लॉट करेंगे तो ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक सही है? अब एक काम करो, आप है ना रिवर्स बायस के वोल्टेज को बढ़ाते ही जाओ, ठीक है? क्योंकि आपको मजे आ रहे हैं तो आप बढ़ा रहे हो, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बढ़ाते जा रहे हो। क्या होता जाएगा? ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा। अब समझना, फिजिकली यहाँ पे और यहाँ पे एक बाउंड्री तो आ गई ना, तुम तो बढ़ाते जा रहे हो, तो कुछ तो होने वाला है ना? तुम्हारे पे हम प्रेशर डालते रहे, कभी ना कभी तुम फटोगे, कभी ना कभी तुम्हारा ब्रेकडाउन होगा। यस, तो डार्ट का भी क्या होता है? तो इस पॉइंट पे डार्ट का होगा ब्रेकडाउन। So graph becomes like this, almost kind of 90 degree fall। मतलब अब क्या हो गया पता है? ये पॉइंट पे आपका हो गया VBR, जिसको बोलते हैं कौन सा वोल्टेज? ब्रेकडाउन वोल्टेज। Once you achieve breakdown, then there is no reverse, means breakdown हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने क्या सोचा? ब्रेकडाउन हुआ, अब एक काम करते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ब्रेकडाउन हो गया, और तुम्हारे पास जो डेटा शीट आई थी उसमें लिखा था इस डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 23 वोल्ट है। रिवर्स, ऑब्वियसली रिवर्स में तुम 24 लगा दिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ। तुमने सोचा आप धीरे धीरे कम करता हूँ, 24 को 23, 22, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब डार्ट ब्रेकडाउन होगा तो टेक्निकली अगर आपने देखा होगा कि सर्किट कई बार जल जाती है, तो ब्लैक हो जाता है ना, डार्ट बकायदा ब्लैक होगा, पूरा जल जाएगा गर्म, और फिर गया खत्म। तो तुम्हें एक ही चीज का ध्यान देना है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, डार्ट को ब्रेकडाउन नहीं करना। ये क्लियर है? ये नहीं बोलना है ना? ओके, so this is the breakdown voltage. In the breakdown voltage will remain the constant, but the current will increase. करंट फ्लो होना स्टार्ट हो, क्योंकि टेक्निकली अब जंक्शन डाला नहीं है, तो वहाँ पे जंक्शन क्रिएट नहीं हो सकता। ओके, ये क्लियर है सबको? ओके, ये पूरे चीज का समरी इस स्लाइड में चेक करो। यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देख लो, आपके पास ये पीएन जंक्शन है, आपके पास ये सिंबल है, एंड देन लुक एट दिस एंड दिस डायग्राम। बताओ दोनों डायग्राम आपको समझ में आए या नहीं आए? चेक करो जल्दी जल्दी। दोनों क्लियर है? सिर्फ एक छोटा सा चेंज हम करेंगे, ये है ना, इसमें मिली एमीटर ना लिख के हमें लिखना चाहिए माइक्रो एमीटर। क्या लिखना चाहिए? क्योंकि रिवर्स बायस में कितना करंट फ्लो होता है? माइक्रो, और इसमें कितना आता है? मिली। ये क्लियर है? अच्छा, वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए, एमीटर इसके सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, पक्का? अच्छा, आपको पता है मैंने बोला था कि ये चैप्टर के बाद एक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स करके कुछ है जो मेंस में ऐड हुआ, पता है या नहीं पता? नहीं पता। जे मेंस के सिलेबस में देयर आर 18 एक्सपेरिमेंट्स। हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स? 18। वो 18 एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी आजकल क्वेश्चन आता है। ओके, वो 18 में से 2 से 3 ही ऐसे हैं जो मुझे अलग से तुम्हें पढ़ाने पड़ेंगे। लाइक इन करंट इलेक्ट्रिसिटी देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज हाफ स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर। हाफ स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, उसका एक पूरा एक्सपेरिमेंट है अलग से। लास्ट के 3 एक्सपेरिमेंट सेमीकंडक्टर के, कितने? वो तीनों के तीनों अभी हम स्टडी करेंगे। इसमें से एक है प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो वो यही है। समझ में आया? तो ये डायग्राम और ये डायग्राम पहले मेंस के वीआईक्यू में आ चुका है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डायग्राम फॉर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के
4 ऑप्शन क्रिएट किए थे और यहाँ से वो खेले थे। एक बार एमीटर का पोजीशन यहाँ बना के वोल्टमीटर का पोजीशन यहाँ बनाया, समझा? फिर फॉरवर्ड बायस में यहाँ माइक्रो एमीटर दिखाया और रिवर्स बायस में यहाँ पे मिली एमीटर दिखाया। मतलब वो छोटी छोटी पोलैरिटी फॉरवर्ड बायस की उल्टी कर दी, डायोड की उल्टी कर दी। तो मतलब आपको हर एक चीज को ध्यान से देखना है। ये क्लियर हुआ? कोई और डाउट है? ओके, जो ग्राफ है वो जो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। यस। सो अब आता है, इसने पूछा कि सर क्या ये ग्राफ आज मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है ना, और इस टाइप के करंट को हमने नाम दिया है, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच जाते हैं तो करंट फ्लो होता है, उसको क्या नाम देते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये चीज अब शिफ्ट होते जाए, मतलब ये ऐसे आगे जाता है। तो अब वो डिपेंड करेगा कि जैसे मैंने बताया वैसे, क्योंकि उसने बताया ना टेम्परेचर बढ़ने पे डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, तो मुझे तोड़ने के लिए और वोल्टेज चाहिए रहेगा। तो समझ में आया? तो मुझे इसको राइट साइड में शिफ्ट करना चाहिए। दिस इज द वे टू वर्क। ओके, बाकी वो टेम्परेचर के साथ रिलेशन जो है आई थिंक वो तो हमें नहीं पढ़ना है, बट याद रहना चाहिए कि ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है, नी वोल्टेज का वैल्यू थोड़ा चेंज होगा डेफिनेटली। ओके, चेक करो डिफरेंसेस फॉरवर्ड वर्सेस रिवर्स। पोटेंशियल वैल्यू रिड्यूसेस, इसमें इंक्रीज होता है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन देयर डिक्रीज, ये इंक्रीज होता है। पीएन जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इट विल प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा इसमें वेरी स्मॉल करंट या तो रिवर्स करंट फ्लो होगा। ऑर्डर ऑफ द फॉरवर्ड करंट इज मिली एम्पियर और ये कितना है? माइक्रो एम्पियर। जस्ट चेक करो, माइक्रो एम्पियर किसके लिए है? बट सिलिकॉन के लिए कितने हैं? नैनो। अच्छा, कैन वी से दैट पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ एक साइड पे कंडक्ट करता है, दूसरे साइड में कंडक्ट नहीं करता। कुछ समझा मैं क्या बोला? मतलब कि अगर तुमने एक रेजिस्टेंस लिया और मैंने बैटरी कनेक्ट की, तो क्या इसमें करंट ऐसे फ्लो हो सकता है? अरे ऑब्वियसली हो सकता है। और ऐसा कनेक्ट किया तो ऐसा, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, कैपेसिटर कनेक्ट किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, because you do not have a polarity for a capacitor also, kind of, I'm not saying, but आप रियल में जब कैपेसिटर लगाते हो तो उसमें पोलैरिटी रहती है, ठीक है? बट ठीक है, मतलब दिक्कत नहीं है कोई। इंडक्टर देखा होगा, अभी इंडक्टर आपने पढ़ा हुआ कॉइल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अब डायोड में दिक्कत हो गई, बिकॉज करंट ऐसे फ्लो हो सकता है, अगर तुमने उल्टा कर दिया तो नहीं हो सकता। ये समझा? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। इट इज नोन एज व्हाट? यूनिडायरेक्शनल। एक डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, दूसरे डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, कंटिन्यू हो रहा है। करंट फ्लोज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी, दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये कौन सा है? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। लुक एट द रेजिस्टेंस के वैल्यूज। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा वीएस अपॉन डेल्टा आईएस। गेस करो वीएस क्या होगा? फॉरवर्ड वोल्टेज, और डेल्टा आईएस फॉरवर्ड करंट। डेल्टा मतलब चेंज इन डेल्टा वोल्टेज, है ना? सो वैल्यू कितनी है रफली देख लो, 100 के आसपास। रिवर्स रेजिस्टेंस कितना है? डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आर कितना जा रहा है? 10⁶। कैन वी सी दैट रिवर्स में बहुत हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो फॉरवर्ड में इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज स्विच, रिवर्स में इट एक्ट्स लाइक अ ओपन स्विच। याद रहेगा? तो डायोड का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब डायोड को तुम रिवर्स बायस कर दोगे तो इट कैन आल्सो एक्ट लाइक अ ओपन स्विच, और फॉरवर्ड में कनेक्ट करोगे तो इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज स्विच। ऑर्डर ऑफ द नी वोल्टेज कितना है? जर्मेनियम 0.3, सिलिकॉन 0.7। ब्रेकडाउन देख लो, जर्मेनियम का 25 है और सिलिकॉन का कितना है? 35। ये ठीक है, ये इतना काम करें, बस हो गया। दिस इज समथिंग लाइक अगर तुम्हें रिवीजन करना हो तो मैंने लास्ट में समरी जैसा भी डाला हुआ, तो पूरे स्टार्टिंग के जितने पेज है उसके 1-2 पेज, तो इसका मैंने 2 पेज में कवर किया, दिस एंड दिस, ठीक है? पार्ट 2 इज डन। फ्यू एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस लिखा हुआ है ना? हाँ, तो फ्यू एमसीक्यूज ही आएंगे, थोड़े ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन आएंगे, आप बताते जाना आंसर क्या है। है
D option. In PN junction diode, the change in temperature due to the heating affects only reverse resistance, affects only forward resistance, does not affect anyone, affect the overall VI characteristic of PN junction. D is the correct answer. It will affect the overall characteristic. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड को करेक्ट करता है, रिवर्स में भी अफेक्ट होगा. Which one of the following represents the forward bias diode? देख लो. हाँ वैसे ही देखना और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा. पक्का? बाकी तीनों डेफिनेटली रिवर्स है. ठीक है. चेक करो. The given circuit has two ideal diodes connected as shown in the figure. The current flowing through the resistance R1 will be how much? अब आपको लगे कैलकुलेट करना है तो माइंड में हो सकता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो सकता तो you can use the pen and paper. E option. B A B होगा. B थोड़े ये बोले, थोड़े दो लोग ने भी बोला, थोड़े मुझे दिख रहे कि सर कुछ बोलेंगे तब. क्या लग रहा है? अच्छा ए आई कौन सा? टी. पता सकता है कैसे? ओके बोल रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज. नॉर्मल सर्किट और इस सर्किट में डिफरेंस क्या लगा? अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमें डायोड का रेजिस्टेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो पढ़ लेना ही ना. क्या लिखा है? नहीं लेना. तो आइडियल डायोड में नहीं लेना चाहिए. अच्छा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड? जो अभी मैंने पहले बताया था ना, जब मैंने बोला कि उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 100 है और रिवर्स रेजिस्टेंस 10:6 है, वो मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल की ना. ऑब्वियसली आइडियल में तो फॉरवर्ड 0 होगा और रिवर्स में इंफिनिटी होगा. ये सही है ना? अच्छा आइडियल डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक बताओ. चलो आइडियल डायोड मैंने बनाया वो रियल का था, आपके हिसाब से आइडियल डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या था? ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुआ. ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है. कुछ नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी करंट फ्लो होगा. दैट्स द फंडा. इट विल एक्ट लाइक अ प्योर क्लोज्ड स्विच ना. बंद हुआ मतलब कुछ नहीं, जीरो रेजिस्टेंस. इफ यू आर जीरो रेजिस्टेंस तो R इक्वल टू जीरो करने के लिए R कितना होना चाहिए? इंफिनिटी. समझा है? तो वैसा हो जाएगा सर काइंड ऑफ. तो ये अगर मैं रेजिस्टेंस को जीरो करना चाह रहा हूँ, रेजिस्टेंस को क्या करना चाह रहा हूँ? जीरो. तो V/I करेंगे. तो V/I की वैल्यू जीरो करने के लिए I टेंड्स टू इंफिनिटी जाना चाहिए. ये समझा? तो अब लेकिन हाँ हम यहाँ पे फंडा क्या ले रहे हैं, मैंने कुछ करंट नहीं दिया, मैंने बैटरी नहीं अप्लाई करी तो भी मेरा करंट फ्लो हो रहा है. काइंड ऑफ दैट. और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, मतलब इसको अटैच होके एकदम. सो ये रियल ग्राफ है और ये तुम्हारा आइडियल ग्राफ. ये याद रखना. ठीक है. तो अब यहाँ पे D1 is acting like a reverse bias because this is negative, this is positive, this is positive, this is negative. So positive is connected to negative, negative is connected to positive. रेजिस्टेंस को गोली मारो, अभी मत देखो. क्या किसकी तरह काम कर रहा है? रिवर्स. रिवर्स है तो ओपन स्विच, तो इस सर्किट को हटा दो. ये क्लोज स्विच. अगर वो बोलते द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 50 ओम तो 52 कंसीडर करो, बट है ही नहीं तो करने की जरूरत नहीं है. तो अब तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो होगा. तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4. 10/4 कितना हो जाएगा? 2.5. तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर.
अभी समझा? सबको समझा ना? Consider the junction diode as ideal here. The value of the current flowing through AB is how much? अच्छा, पहले कई बार हम डायग्राम में आंसर दे देते हैं, मतलब इसमें तो तुमने सही दिया, पर कई बार डायग्राम में आंसर दे देते हैं, तो उसको ध्यान देना है कि वो फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में कैसे है ना, क्योंकि आंसर 0 भी दिया ही है, तो रिवर्स बायस हुआ तो 0 लिख सकते हो, पर तो चेक करो पॉजिटिव कनेक्टेड टू +4, नेगेटिव कनेक्टेड टू -6, तो सही है, फॉरवर्ड बायस है, पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, 4 - of -6 10, तो 10 को डिवाइड करके 1 क्या होगा 10:3 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा 10:-2, ऑप्शन डी का आंसर सही है। डॉक्टर तो पढ़ी डाउट है वही तो दिक्कत है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ो। In the given figure, a diode is connected to external resistance R equal to 100 ohm. EMF of 3.5 volt. If barrier potential developed across the diode is 0.5, the current in the circuit will be how much? आप लोग बता दो फिर मैं बताऊँ। क्या बोले? ओके 3.5 ये कितना है 3.5 मेरे पोटेंशियल कितना है 0.5 सो 3.5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 3 तो 3 यहाँ पे आना चाहिए तो 3 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 30 मिलियन 30 मिलियन मेरे जगह ये तो जल्दी हो जाएगा बोलो पक्का ये रिवर्स में आपको डालो 5/10 करो 2.5 ये करो ये ना आराम से करना हाई मत करना ठीक है at 0.3 volt and 0.7 volt the diode germanium and silicon become conductor respectively. In the given figure if the end of the diode germanium is overturned मतलब रिवर्स में लगा उल्टा लगा the change in the potential V naught will be how much ये क्वेश्चन है देखो नीट चल रहा था तब तक दिक्कत पहला जेई का क्वेश्चन स्टूडेंट हो गए ना कुछ तो अलग ही हो गया पर मैंने वैसे भी 2 एग्जाम देता था यार मतलब ये थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन थे फिर तो अभी के क्वेश्चन तो ठीक ही हो गए तो ऐसे ही आते नीट वाले आते
सी पॉइंट 0.4 चलो ये सिचुएशन में जर्मेनियम का कटिंग वोल्टेज 0.3 है, सिलिकॉन का कितना है 0.7, बराबर। जैसे तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, सबसे पहले कटिंग कौन होगा? जर्मेनियम 0.3 पे चालू हो जाएगा कंडक्शन, क्योंकि ये पहले कंडक्शन स्टार्ट करेगा तो पूरा करंट है ना यहीं से फ्लो करेगा। तो भले ही ये 0.7 पे ऑन होना चाहिए, बट वो होगा ही नहीं, क्योंकि 0.3 पे खुद ऑन हो चुका है। तो यहाँ का पोटेंशियल 6 हो गया और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो 0.3 पे चालू हुआ ना, तो ये भी 0.3 पे रखेगा अपने पोटेंशियल। तो सिलिकॉन अभी 0.3 पे रहेगा, सिलिकॉन का वोल्टेज बढ़ नहीं सकता। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। सो ये 0.3 पे स्टार्ट हुआ, तो 12 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो कितना बाहर वोल्टेज आया? 11.7। तो फर्स्ट केस में VO इज 11.7, समझा? सेकंड केस में तुमने जर्मेनियम को उल्टा कर दिया, ये समझा? तो अब ये उल्टा हुआ तो रिवर्स बायस में हुआ, ये तो कंडक्शन करने नहीं वाला भाई, इसको गोली मार। ये कब चालू होगा? 0.7 पे। तो 0.7 पे चालू होगा, तो 12 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट होगा 11.3। तो सेकंड केस में VO कितना आ जाएगा? 11.3। उनको क्या चाहिए? चेंजिंग इन दोनों का कितना आ जाएगा? 0.4। मतलब सोचना ये था, तुमने सोचा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है ठीक है, पर आंसर मान लिया चलेगा, पर ये करेक्ट। किसको बैटरी ले सकते पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहते हैं, समझ के उसका वो लेके नहीं करते। थोड़ा और एलेबोरेट कर, आगे जाओ। 0.7 है। हाँ, पर बैटरी लेके क्या मतलब? दो अलग केस हुए ना, दो अलग केस है ना। तेरे फर्स्ट केस में क्या है? दोनों फॉरवर्ड बायस। सेकंड केस में क्या है? जर्मेनियम रिवर्स बायस है, सिलिकॉन फॉरवर्ड बायस। उल्टा कर दिया। हाँ, फिर वैसे नहीं होगा ना तेरा, वही ना, ये लॉजिक ही सही होगा जो मैंने बताया। ठीक है, आज इसका ये आ गया वापस मीटर पे आ गया। The circuit shown below contains two ideal diodes। अच्छा, यही लेकिन गलतियां बहुत करता है। कैसे? The circuit shown below contains two ideal diodes, each with a forward resistance of 50। मतलब पहले बोलता है वो आइडियल डायोड है, और फिर क्या बोलता है? each with a forward resistance of 50। मतलब तो आइडियल मत मानो ना, एक्चुअली वो बोलना चाह रहे थे टू डायोड each with a forward resistance of 50। I think that's the correct। नहीं, बोलना था if the battery voltage is 6 volt, the current through 100 ohm is half। अच्छा, T2 रहेगा या नहीं रहेगा? पक्का ना? ये T1 रहेगा? T1 का कितना रेजिस्टेंस है? 50 में 150 ऐड करो, तो 200 में 100 ऐड करो, तो 6 बटे 300 करना पड़ेगा। वो जो आएगा ये समझा?
तो आंसर क्या आ जाएगा? हाँ 3 और 6 सेटोगे यही आया, बी आना चाहिए। ये चाहिए ना? 6/300 होगा, ये क्लियर है? आयुष जी समझा बेटा? समझा? ये तो रिवर्स बायस हो गया, ये निकल गया। B1 का रेजिस्टेंस कितना है? 50, वो ऐड करना पड़ेगा ना। मतलब नीट अभी तक B1 को इग्नोर कर रहा था, जेई ने नहीं बोलो सबसे पहले अगर तुम ऐसा मान लो कि 3/200 करते तो उस हिसाब से तो 15 है ना, तो बहुत सारे बच्चे 15 तो मार्क्स करके आएंगे या आए भी हो, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने क्या बोला? तो उसका वोल्टेज कितना आता है? 0.7, तो 3 - 0.7 2.3 डिवाइड बाय 200 करना ये समझा? ये बहुत टफ है। ठीक है ये तो एग्जाम में नहीं देते। AI ट्रिपल रिवर्स बायस में बताओ इसमें positive connected to 0, negative connected to 5, reverse positive lower, negative higher, तो D होना चाहिए ना, समझा? बोलो when a PN junction diode is followed by potential barrier जब फॉरवर्ड बायस होगा तो डेफिनेटली डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी और वो कम होगा तो पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा, तो दोनों रिड्यूस होने चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो बैरियर हाइट मींस पोटेंशियल बैरियर। देखो बैरियर हाइट में बैरियर पता है ना, हाइट नहीं पता है।
लैटिस कांस्टेंट तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लैटिस कांस्टेंट जनरली जितना मुझे याद है तब तक केमिस्ट्री के हिसाब से तुम्हारा जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ना उसमें वो जो साइड नहीं होती क्यूब का ए जनरली उसको लैटिस कांस्टेंट बोलते हैं। कोई क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन बता नंबर क्या है क्या? 2 मिनट सबका ध्यान बोर्ड पे। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, एचएससी बोर्ड, और टोटल चेक करो, ये आपके चैप्टर्स हैं। ओके, देयर आर 16 चैप्टर्स। रोटेशनल के अंदर रोटेशनल प्लस सर्कुलर, फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, आर्किमिडीज, प्रेशर, सब, केटीजी एंड रेडिएशन। ओके, जो अभी आपका चल रहा है थर्मो में वो कार्नोट साइकिल वो सब है जो भी मीन्स में रिड्यूस हो चुका है, बट इसमें हमें सब ऑसिलेशन हो चुका है, वेव्स हो चुका है, वेव ऑप्टिक्स हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे स्टार्ट होता है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, बराबर ना? तो उसके पहले का पार्ट 11th में, बाकी यहाँ से डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन यहाँ पे स्टार्ट होता है केवीएल के सीरीज में, ओके, और उसके पहले का कुछ भी नहीं है। ओके, एमईसी पूरा मतलब इसमें सब है। मैग्नेटिक मटेरियल ये अभी मैं शो करूंगा, ये पार्ट समझ लेना। ईएमआई ये भी शो करूंगा, इसमें 1-2 पार्ट एक्स्ट्रा है। एसी आई थिंक चल रहा है आपका, या स्टार्ट होगा। ड्यूअल नेचर अभी होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर मॉडल, ये दो चैप्टर मॉडल है। सेमीकंडक्टर जो अभी तक करवाया वो है ही नहीं, अब जो मैं करवाने वाला हूं वो है। तो अब से जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा वो पूरा क्लास 12 है, ये समझा? अच्छा, अब देखो, सबसे
सबसे पहले अच्छा देखो, अगर हम बात करें MEC में, ठीक है, तो MEC में स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन तो ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग है ना वो लोग फोर्स के साथ कर रहे हैं, डायरेक्टली स्टार्टिंग फोर्स के साथ है, दैट इज Q ब्रैकेट V क्रॉस T, वो वाला पार्ट। फिर वो लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ा रहे हैं, साइक्लोट्रॉन के बाद साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर हो गया, ये वाला डायग्राम। फिर यहाँ पे हेलिकल मोशन मतलब ये जब अपग्रेड हुआ तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और थोड़ा एटलीस्ट बताया भी है कि पिच फॉलो होता है सो ऑन ऐसा। फिर आई थिंक स्ट्रेट वायर में क्या होता है वो केस पढ़ा है। फिर ये आर्बिट्ररी शेप वायर भी कवर किया हुआ है। अच्छा, लुक एट द एग्जांपल आल्सो, सॉल्व एग्जांपल्स। दे आर टेकिंग द प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट, मतलब पार्टिकल, सॉरी नॉट प्रोजेक्टाइल बट पार्टिकल ट्रैजेक्टरी ले रहे हैं, ओके, और इसको बकायदा प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे हैं कि मोमेंटम कैसे बने। इट्स नॉट ऐसे कि एकदम ही गया गुजरा एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, आप सॉल्व करोगे तो समझिए। फिर फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट का आंसर 0 आता है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, परफेक्ट। ये डायग्राम हमने बनाया भी बट इसका एक्सप्लेनेशन बहुत कुछ ज्यादा ही डिटेल में, चेक करो। बट इंडियन फाइनल जो आता है वो ये आता है NIV sin थीटा, परफेक्ट। MCD पढ़ा है हमने, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ये U = -P.E लिखा। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा सेम माइनस हम MB cos थीटा लिखते हैं ना बेटा, वो म्यू B cos थीटा लिखते हैं, उनके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू है। फिर बाय-सावर्त लॉ, ठीक है, हाँ ये उल्टा कर। फिर बाय-सावर्त लॉ पढ़ा रहे हैं। फिर बाय-सावर्त लॉ में सारे डेरिवेशन, तो मैंने बोला था ऐसा, फिर डायरेक्टली R को 1/h पर डाल दिया, देखा पूरा यहाँ पे डेरिवेशन किया और यहाँ पे उन्होंने इसका आंसर दिया कि इंटीग्रेशन कैसा है। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ये भी करवा है, हाँ मैं डायरेक्ट लिखना है। फिर एम्पियर का डेफिनेशन लिखवाया था वो, फिर सर्कुलर आर्क का डेरिवेशन, उसमें लूप का, उसमें भी फिर अलग अलग क्वेश्चन है। एक्सियल वाला फॉर्मूला ये भी डिराइव किया क्लास में और ऐसे ही डेरिवेशन किया हम लोगों ने, आपके साथ यही डायग्राम है, हमने Z से लिखा था फॉर्मूला, ठीक है। फिर मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ करंट लूप, मतलब ये मैंने स्टेटमेंट लिखवा था कि द डाइपोल एक्ट्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब लूप एक्ट्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, वो यहाँ पे फंडा। फिर एम्पियर्स लॉ आ गया, एम्पियर्स लॉ में भी सारा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन किया। अच्छा, इसमें भी उन्होंने कोएक्सियल केबल का भी पूछा हुआ है, समझा? तो मतलब वो सभी पूछा है, सोलेनॉइड और टॉरॉइड पूरा कवर कर रहे हैं और एंड में जाके चैप्टर खत्म। अच्छा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 90% चैप्टर तो दिख गया ना आपको, 10% ऐसा होगा जो डेफिनेटली मेंस में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो है, बट अदरवाइज काफी हद तक ये चीजें कवर कर रहा है। तो अगर तुम्हें चीजें पढ़नी है तो डेफिनेटली कहाँ से पढ़नी है, नहीं एसपी वर्मा से पढ़नी है, नहीं एनसीईआरटी से पढ़नी है, क्योंकि अभी पहला बोर्ड है आपका, है ना। तो बोर्ड्स के लिए डेफिनेटली यहाँ से एक बार रीडिंग मारनी चाहिए कोई भी चैप्टर की। फिजिक्स में तो कंपलसरी है और सच में इसके क्वेश्चन अच्छे हैं। एमसीक्यू भी ट्राई करना, क्योंकि एमसीक्यू एकदम इजी नहीं है। और एमसीक्यू जाने दो, पीछे के एग्जाम्पल देखो, शॉर्ट एग्जाम्पल का लेंथ देखो जस्ट, और आगे जाओ, ये एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करना, बहुत अच्छा है, ये ट्राई करना, ये ट्राई करना। इसमें जे का वेरिएशन दिया है, J = J0R/, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। इसमें एम्पियर्स लॉ का वो म्यू नॉट आई इंक्लोज के लिए जो नहीं किया था हमने क्वेश्चन क्लास में, वो ये समझा, उसका भी एक स्पेशल केस भी लिया होना। मतलब ये दो, और यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे ना तब समझ में आएगा। कैलकुलेशन मतलब अलग लेवल पे कैलकुलेशन, बहुत टफ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं नीट वालों को जब ये सॉल्व करा था ना, वो रो पड़ता है, आप ही रोगे कोई क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं है।
और क्वेश्चन मैंने बोला न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेगा वो? टेक्स्ट बुक से पूछेगा ना। ये मैं बोला हूँ, मैं इसीलिए बोला हूँ कि ये सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उस दिन नहीं बनेंगे, ये पहले को में नहीं बनेंगे, वो पक्का है, ये गारंटी है मेरी आपसे। फिजिक्स के एग्जांपल उस दिन सोच के गए कि मेरे से बन जाएंगे, नहीं बनने वाले। ठीक है, फिर मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसमें सबसे है ना, एक बार चेक करें ना फ्लो, आपने जो पढ़ा हुआ है तो कितना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, सबसे पहले टॉर्क एक्टिंग और मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेट, इसमें बार मैग्नेट के बारे में बात करें, बराबर, वो डेरिवेशन पूरा। फिर डेरिवेशन के लिए वो टॉर्क I इंटू अल्फा लिखते हैं, वहां से इसको है ना एंगुलर एसएचएम लेके आता है। एंगुलर एसएचएम से आपका डेरिवेशन करके T को 2 का अंडर रूट ऑफ I बाय M करते हैं, ये समझा? तो ये आपका डेरिवेशन हुआ। लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ करंट कैरिंग। फिर आ गया ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। अब बताओ, ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया आपको। Did I cover this part? MBR is equal to NH upon 2 pi। फिर आपको बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू लिख पाया 9.27 into A। ये EBR by 2 आया, ये पूरा मैंने कवर किया। ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करना, ये ऐसा एग्जांपल ही दे दिया, ये 1 मार्क के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी गई है, ये डू यू नो नहीं पढ़ना है, वी डोंट नो। ओके, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, MZ एंड I, ये दोनों चीज, ये दोनों का फॉर्मूला, ये पूरा डेरिवेशन, दिस एंटायर डेरिवेशन यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन पूछा जाएगा। प्रूव दैट B इक्वल टू म्यू H, ये आया कहाँ से? फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका पूरा ये डेरिवेशन है, यहाँ से यहाँ तक का। ये जो पूरा चल रहा है ना, ये डेरिवेशन है ना। फिर यहां से सब चालू होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फिर क्या आ गया तुम्हारे पास? डायमैग्नेट, पूरा डायमैग्नेट चलेगा। देन कौन सा आएगा? पैरामैग्नेट। फिर क्या आएगा? फेरोमैग्नेट, जिसके अंदर ये आपकी थियरी, डोमेन थियरी। अगेन आपको डोमेन थियरी पढ़नी होगी तो आपको ये भी समझ में आएगा कि पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से दिया हुआ है डोमेन थियरी। डोमेन थियरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन भी करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट के साथ चीजों को कवर करके दो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये हिस्टेरेसिस का, मतलब अगेन मैं बोलना चाहूंगा, अगर तुम अर्थ मैग्नेटिज्म निकाल दो ना, तो उसके अलावा बाकी पूरा चैप्टर इसके अंदर है, तुमने कभी पढ़ाई नहीं इसको, यहाँ से पढ़ लोगे तो मैग्नेटिक मटेरियल बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा। ये तुम्हारा पूरा कोएर्सिविटी, रिटेंटिविटी, ये सारा पार्ट हिस्टेरेसिस। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? तो परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी रखा हुआ है। मैग्नेटिक शील्डिंग, ये क्या होता है? ये पढ़ो अलग से। और फिर यहाँ पे एक्सरसाइज। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ था? एक्सरसाइज, ये तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे आ गया, बराबर। फिर तुम्हारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ? EMI में, है ना, इनके फ्लो में एक बीच में एक्स्ट्रा चीज है जो नहीं करनी है आप लोग को। ठीक है, वो बता देता हूँ। स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैराडे, फैराडे के क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए उसके ऑब्जर्वेशन। फिर फैराडे के लॉ, फैराडे के कितने लॉ है? 2, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। उसके बाद डायरेक्शन देने के लिए कौन आया? लेंज, तो लेंज लॉ। अच्छा, लेंज लॉ का है ना, लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बराबर। तो उसका 2 मार्क का आंसर है, एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ, व्हाई इट इज नोन एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। परफेक्ट, उसका पूरा अच्छे से, उसका जो आंसर है ना, वो इतने पार्ट में लाई करता है, इतने पार्ट में। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद लेंज लॉ एंड फैराडेस लॉ। फ्लक्स आया, जनरली पहले फ्लक्स पढ़ाना चाहिए, फिर ये लेके आना चाहिए, जिन्होंने फ्लक्स बीच में दिया, ये फ्लक्स पढ़ाया इन्होंने। फ्लक्स के बाद इसमें डायरेक्ट स्टार्ट होता है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो आपका वो फॉर्मूला E इक्वल टू LBV, तो वो LBV यहाँ पे डिराइव हुआ। LBV के बाद है रोटेटिंग बार वाला, हाफ V ओमेगा L स्क्वायर, तो वो वाला पार्ट। ये वाला पार्ट है, इसको स्किप करो क्योंकि अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो समझेगा क्यों। टॉपिक का नाम पढ़ लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये आप एक बार पढ़ के ट्राई करना। इसमें वो क्या ही कर रहे हैं कुछ तो नहीं पता, पर कुछ करते करते यहाँ पे कोई तो इक्वेशन डिराइव करते हैं और इतना लंबा चलता है, ठीक है। इसमें डायोड भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, और यहाँ पे ये सर्किट है जिसमें ये डिस्क वाला सिस्टम है और तुम्हारे पास ये मैग्नेट को कॉइल के बीच में से पास करते हैं और उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकाल के पूरा डेरिवेशन करते हैं। ओके, ये नहीं करना है, ये पार्ट कोर्स में से स्किप करना, ठीक है। फिर ये डायोड, इसके भी एग्जांपल ट्राई करना, इसके एग्जांपल टफ है, ईएमआई के अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये हाँ, उसके बाद जनरेटर, आई थिंक जनरेटर अभी एसी स्टार्ट होगा तो लास्ट में सर करवाएंगे। ये जनरेटर है, ये इक्वेशन डिराइव हो गया तो हो गया, E = E0 sin ओमेगा t। फिर बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। बैक ईएमएफ क्या होता है ना, तो इसका अगेन 2 मार्क्स का कि बैक ईएमएफ का एक्सप्लेनेशन दो। एंड जब व्हेन वी स्टार्ट द मोटर व्हाई द आर्मेचर करंट इनिशियली इज मोर एंड देन इट डिक्रीजेस, इसका एक्सप्लेनेशन वो भी इसके अंदर है। फिर यहाँ पे इसके क्वेश्चन, फिर ये डेरिवेशन, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा ना, तो उसमें प्रूव करना है कि L² V² R, ये डिराइव करना है जो पावर होता है। फिर एडी करंट, एडी करंट क्या होता है। फिर सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ के साथ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड, आई थिंक सर ने ये करवाया होगा, करवाया ना, ये वाला फॉर्मूला μ0 n² A/, ये करते हैं। अब परफेक्ट, ये तो जाने लो। एनसीईआरटी में तो इतना ही है कि ये और एक कदम आगे गया, इसमें सॉल्व एग्जांपल में बोला डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टॉरॉइड आल्सो, तो टॉरॉइड का भी पूरा डेरिवेशन रखा हुआ है। ओके, इसके बाद एनर्जी का डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आई थिंक ½ Li² वाला फॉर्मूला। यहाँ पे हम सोचते खत्म होगा, ये जाता है एनर्जी डेंसिटी भी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, d²/2μ0, ये फॉर्मूला। इसके ऊपर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल छोटे मोटे नहीं, लॉन वाले क्वेश्चन करें। आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है भी नहीं जो आप ऐसा सोचो कि तुम्हारे उस दिन पे बनेंगे। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, चैप्टर देख लो कितना लंबा है। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस चलेगा, तुम्हें लगेगा खत्म हुआ, फिर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, जहाँ पे सर ने लिखा होगा m = k√L1L2, टाइटली कपल्ड, लूजली कपल्ड, ये सब। वो खत्म होने के बाद ट्रांसफॉर्मर, फिर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, और फिर उसमें पार्टिकल एक्सीलरेटर का ये कि कहाँ पे है इंडिया में, वो सब इन्फॉर्मेशन, और फिर एक्सरसाइज। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आई थिंक एटलीस्ट कभी कभी बुक ओपन करके देखो, चीजें इसमें है बहुत ज्यादा, और तुम कहीं पे और से चीजें कर रहे हो ना, एक बार न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करके देखो, इसके न्यूमेरिकल इससे तुम्हें समझ में आएगा कि सच में अच्छे न्यूमेरिकल इसके। तो जो टफ टॉपिक है उसके तो बोलो, रोटेशनल के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, गारंटी 2-3 क्वेश्चन में आप अटकोगे, पक्का है। एक सर्कुलर का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बैंकिंग वाला रोड का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, ऐसा एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो रोटेशनल के ट्राई करो, फ्लूइड के ट्राई करो, थर्मो आएगा तो उसके देखना कैसे क्वेश्चन, थर्मो वाले क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी नहीं मिलते, उतने अच्छे क्वेश्चन। तो इसको लाइटली मत लेना, न्यूमेरिकल मैं बोलता हूँ तुम्हारे लिए फायदे में होता है, पर एक बार तुम्हें हाथ से खड़े होने चाहिए तो पता रहेगा कि कैसे आएंगे, ये समझा। अच्छा, इस वीक में और एक लेक्चर है ना, पार्ट 3 उस दिन खत्म कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। ओके, पार्ट 2 के हो सकते डायोड के जितने क्वेश्चन है ट्राई करो खत्म करने का, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डायोड, रेक्टिफायर्स एंड वो एक साथ में खत्म करते हैं। ओके, चलो बाय। मैं स्टार्ट करता हूँ, देख मेरा जनरली फ्लो क्या है, कैसे
YouTube पे थोड़ी प्रीसाइज से पढ़। हाँ वही ना 4 और नहीं तुम्हें राजनीतिक क्वेश्चन बैंक भेजा और खाली क्वेश्चन है आंसर नहीं 4 और 10 वाले तो अभी 4 और 10 वाले पढ़ मैं पूछता हूँ अगर सीईटी बैच में कुछ भेजा होगा तो मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा कितना पढ़ना प्रॉपर्ली प्रीसाइज से प्लस और 4 वाले पढ़ने पड़ेंगे मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ना है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पढ़ना ऐसा यार